टू एक्सीड द रिकमेंडेड लिमिट ऑफ 200 के अगर 200 से लिमिट एक्सीड कर जाती है तो हम 0.75 फैक्टर जो है वैल्यू इंट्रोड्यूस कराते हैं। उसके बाद के एल ओवर आर स्क्वायर की वैल्यूज हम इस तरह से यूज करते फाइंड करते हैं और स्लैंडर्स रेशियो जो है वो हमारा शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 32 ग्रॉस एरिया डिवाइडेड बाय अल्टीमेट फैक्टर लोड। तो ये तमाम वैल्यूज को इंटेंसिफाई जस्टिफाई करने के लिए हम फाई सी एफ सी आर की वैल्यू जो है वो हमने पिछले केस के अंदर जो डिजाइन के अंदर फर्स्ट और सेकंड स्टेप में हमने अज्यूम भी की थी बेस्ड ऑन स्लैंडर्स रेशियो। अब यहाँ पे जो है वो फाई सी एफ सी आर की जो वैल्यूज हैं वो हम मैनुअल से या फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम परफॉर्म करते हैं ओवरऑल कैपेसिटी फाई सी एफ सी आर इंटू एरिया सिलेक्टेड मस्ट बी मोर देन जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी है हमारी अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, उससे ये अगर सेक्शन की वैल्यू बराबर आती है या ज्यादा आती है तो सेक्शन विल बी कंसीडर्ड एज सेफ, अदरवाइज वी हैव टू रिवाइज आफ्टर द फ्रेश सिलेक्शन ऑफ द सेक्शन। उसके बाद मेंबर को हम स्ट्रेस रिवर्सल कंडीशन के अंदर चेक करते हैं कि इधर मेंबर जो है वो कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेसेस दोनों फेस कर सकता है किसी भी ड्यूरेशन या टाइम के अंदर, तो वहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी किस चीज की अप्लाई हो रही है। अगर मैक्सिमम कंप्रेशन की अप्लाई हो रही है तो हम कंप्रेसिव एज अ कंप्रेसिव मेंबर डिजाइन करेंगे। अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी वहां पे टेंशन के अंदर अप्लाई हो रही है तो हम मेंबर को एज अ टेंशन मेंबर डिजाइन करेंगे। तो रिवर्सल को चेक करने के बाद हम लोडिंग साइकिल्स को चेक करते हैं कि नॉर्मल अलोएबल जो बिल्डिंग्स है उनके अंदर लोडिंग साइकिल्स हम 20,000 तक अलो करते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट द डिजाइन ऑफ स्टेपलेट्स और लेसिंग एलिमेंट्स, और उसके बाद जो है वो हम फाइनल सिलेक्शन यूजिंग द स्टैंडर्ड डेजिग्नेशन हम उसको रिप्रेजेंट कराते हैं। उसके बाद हमारे पास अल्टरनेट एंड इजी मेथड टू सिलेक्ट द ट्रायल सेक्शन। अब अल्टरनेट मेथड ये तो हमारे पास एक कंप्लीट डिजाइन प्रोसीजर था जिसके अंदर से हम ओवरऑल सेक्शन को किस तरह से जस्टिफाई करते हैं या डिस्कस करते हैं। अब अल्टरनेट मेथड्स भी अवेलेबल है आजकल के इजियर मेथड्स भी अवेलेबल है, उसके अंदर क्या वेरिएशंस की जाती हैं। मोस्टली जो है वो हम डिजाइन प्रोसीजर्स जो डिटेल में हैं उनको ही फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन समहाउ अगर जरूरत पड़ जाती है अल्टरनेट एंड इजी अप्रोचेस को यूज करने के लिए फॉर ट्रायल सेक्शंस, हम लेट्स सपोज डब्ल्यू सेक्शन की बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डब्ल्यू सेक्शन के अंदर हम लोड कैरिंग कैपेसिटीज फाइंड आउट करते हैं, 5C इंटू नॉमिनल जो है वो लोड फॉर वेरियस डब्ल्यू सेक्शंस अगेंस्ट द वैल्यूज ऑफ इफेक्टिव लेंथ्स। कि इफेक्टिव लेंथ्स की वैल्यूज गिवन है, हम उनकी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू द इफेक्टिव लेंथ्स हम रेडियस ऑफ गायरेशंस कैलकुलेट करते हैं। फ्रॉम द टेबल्स हम वैल्यूज को चूज भी कर सकते हैं। फ्रॉम द मैनुअल करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ, हम इफेक्टिव लेंथ के हिसाब से जो है वो KY into LUY in Y direction, a section may be selected when the tabulated phi PN becomes just greater than the ultimate factor load while moving from left to the right into the table। कि जो आपका मैनुअल है उसके अंदर आप वैल्यूज को चूज करते हैं कि जो अल्टीमेट फैक्टर के क्लोज वैल्यू जो 5C इंटू नॉमिनल लोड की वैल्यू आ रही है, तो वहां पे हम रिवर्स डायरेक्शन के अंदर आते हैं, जो हमारे पास ऑलमोस्ट क्लोजर वैल्यूज होती हैं वहां से हम सेक्शन को चूज करते हैं, इफेक्टिव लेंथ्स को चूज करते हैं। उसके बाद फ्यू सेक्शंस विद डिफरेंट डेप्थ्स मे बी एग्जामिन्ड टू फाइंड द मिनिमम वेट ऑफ द सेक्शन। उसके बाद हम स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। फॉर द स्टेबिलिटी to check the stability of the section about x-axis, let's suppose we have kx into lx is converted into an equivalent ky ly, कि हमारे पास एक डायरेक्शन के अंदर आपने वैल्यू निकाल ली कि जो फैक्टर है इफेक्टिव लेंथ फैक्टर वो हमारे पास x डायरेक्शन के अंदर ये है, अनसपोर्टेड लेंथ जो है वो ये हमारे पास x डायरेक्शन के अंदर ये है, हम उसको इक्विवेलेंट ट्रीट करते हैं इनटू ky ly। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, उस डिफरेंस को हम कंपनसेट किस तरह से करते हैं कि हम रेडियस ऑफ गायरेशंस दोनों का हम रेशियो ले लेते हैं इन x डायरेक्शन एंड इन y डायरेक्शन। कि फॉर एग्जांपल ky into ly इक्विवेलेंट टू द kx lx, जिसको हम ky ly रिक्वायर्ड कंसीडर कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू kx lx डिवाइडेड बाय rx ओवर ry। Radius of gyrations in x direction divided by radius of gyration in y direction, where this ratio is used for the previously selected section। हम ratio जो rx और ry है उसको include करते हैं from the tables, provide a convenient method for investigating the strength of a column with respect to its measure axis। कि measure axis के हिसाब से आप section को use करके तमाम जो values हैं ट्रायल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं, रिवाइज करते हैं फॉर लॉन्गर ऑफ द टू लेंथ्स ky ly एंड ky ly रिक्वायर्ड। कि जो रिक्वायर्ड जो हमारे पास डायमेंशंस आई या जो हमें गिवन डायमेंशंस हैं जो इफेक्टिव सेक्शन की बेसिकली इफेक्टिव लेंथ फैक्टर एंड अनसपोर्टेड लेंथ इन y डायरेक्शन, उनको हम रिक्वायर्ड वैल्यू से टैली करते हैं। उसके बाद जो है वो हम एक प्रॉपर सेक्शन जो है वो चूज कर रहे होते हैं। द प्रोसीजर इज एक्सप्लेन्ड एज अंडर। First of all, find the maximum values of kx, lx and ky, ly
उसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं एक सेक्शन को बेस्ड ऑन द KY/LY अकॉर्डिंग टू द लोड स्टार्टिंग फ्रॉम W360 साइड एंड मूविंग डाउनवर्ड बाय वेट। उसके बाद हम RY और RX का एक रेशो कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन द इक्विवेलेंट टू द KX एंड KY को हम बराबर करने के लिए, इक्वेट करने के लिए RX और RY का एक रेशो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम रिक्वायर्ड वैल्यू चूज करते हैं। देन जो है वो हम, अगर सेक्शन हमारा सेफर साइड पे जा रहा है, इंटेंसिटीज वगैरह सही आ रही है, बाकी चेक्स उसके सेफ जा रहे हैं, तो हम सेक्शन को कंसीडर करते हैं, अदरवाइज हम सेक्शन को जो है वो रिवाइज करते हैं। तो ये हमारे पास करेक्शंस थे फॉर सिंगल एंगल सेक्शंस। अगर आप एंगल सेक्शन, सिर्फ एक एंगल सेक्शन यूज कर रहे हो, उस केस के अंदर हमारे पास ट्रायल्स और जो कंडीशंस थी, या हमारे पास जो हम डिजाइन प्रोसीजर के अंदर क्या जो है वो मेथोडोलॉजी को किस तरह से फॉलो कर रहे होते हैं। अब हमारे पास है फॉर डबल एंगल सेक्शंस, अगर एंगल सेक्शंस दो आ जाते हैं उस केस के अंदर हम किस तरह से ट्रीट करते हैं कि फॉर एग्जांपल कॉलम सिलेक्शन टेबल्स आर अवेलेबल फॉर डबल एंगल सेक्शंस विद 10 मिलीमीटर गजेट प्लेट, कि दो एंगल सेक्शंस हैं उनको आपस में आप कनेक्ट कर रहे हो, बिल्ट अप सेक्शन के तौर पर उनको ट्रीट कर रहे हैं, दो एंगल्स को आप आपस में कनेक्ट कर रहे हो बाय यूजिंग अ गजेट प्लेट जिसकी जो है वो थिकनेस 10 मिलीमीटर है और वो टाइट किए गए हैं बाय यूजिंग अ प्रॉपर नट बोल्ट सिस्टम। ओनली डिफरेंस इन दिस केस इज दैट द लोड कैरिंग कैपेसिटीज, कि जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है 5C लोड एंड नॉमिनल लोड आर लिस्टेड फॉर बोथ इन x एक्सिस एंड y एक्सिस, कि हम y एक्सिस और x एक्सिस दोनों में कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद while selecting a section nominal load into 5C factor for both in x axis and y axis direction should individually be greater than total ultimate factor load, कि जो आपके इंडिविजुअल के अंदर जो आपके नॉमिनल लोड्स और 5C फैक्टर की वैल्यूज जो आ रही है वो ओवरऑल जो कम्युलेटिव सेक्शन का जो अल्टीमेट फैक्टर लोड है उससे वो वैल्यू जो है वो हायर आनी चाहिए। आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ सेक्शन all the checks should be applied and included in the general flow chart। हम उसको जो है वो तमाम वैल्यूज को चेक करते हैं, स्टेबिलिटी को चेक करते हैं, तमाम फैक्टर्स को हम चेक करने के बाद हम कंसीडर करते हैं कि हमारा सेक्शन जो है वो सेफ है या हम उसको रिवाइज करेंगे। तो हमारे पास ये ओवरऑल कंप्लीट मेथोडोलॉजी थी कंप्रेशन मेंबर्स की, जिसके अंदर जो है वो हो सकता है कि आप लोगों को छोटी मोटी कोई कंफ्यूजन्स भी हो, लेकिन हम इस क्लास के अंदर थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं एक डिज़ाइन एग्जांपल का, जस्ट स्टार्टिंग एक दो स्टेप्स फॉलो करते हैं कि किस तरह से हमने करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारे पास कंप्लीट जो है वो 5 जो है वो डिज़ाइन एग्जांपल्स हमने डिस्कस करने हैं रिगार्डिंग द कंप्रेशन मेंबर्स, और कोशिश करेंगे कि स्ट्रेस रिवर्सल इन कंप्रेशन मेंबर्स के अंदर भी हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो अगर डिज़ाइन एग्जांपल्स करने के बाद आपको पूरा जो कंप्लीट हमने मैकेनिज्म जो डिस्कस किया है वो सारा क्लियर हो जाएगा कंप्लीटली। तो इस डिज़ाइन एग्जांपल को थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, बाकी जो रिमेनिंग चीज़ें हैं यहीं से हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो एग्जांपल वी हैव अ डिज़ाइन अ ट्रस कंप्रेशन मेंबर, एक कंप्रेशन मेंबर है ट्रस के अंदर, एक प्लेन ट्रस है उसके अंदर, यूजिंग द फॉलोइंग 3 क्रॉस सेक्शनल शेप्स। अब कंडीशन जो है वो हमने एक कंप्रेशन मेंबर डिस्कस करना है, हमारे पास जो है वो कंडीशंस गिवन है, उन कंडीशंस के हिसाब से हमने एक सेक्शन प्रॉपर चूज करना है। कि लेट सपोज हमने 2 एंगल सेक्शंस यूज करने हैं विद 10 मिलीमीटर थिक गजेट प्लेट एंड बोल्टेड स्टे प्लेट्स, कि दोनों के दरमियान जो गजेट प्लेट लगी हुई है 10 मिलीमीटर की, और दोनों को जो है वो हमने नट बोल्ट सिस्टम के जरिए जो है वो कनेक्शन प्रोवाइड किया है। अगर आप 2 एंगल सेक्शन यूज करते हैं तो सेक्शन जो है वो आपके किस तरह से कैलकुलेट होते हैं। सेकेंड क्राइटेरिया के अंदर इसी ट्रस कंप्रेशन मेंबर के अंदर अगर 2 एंगल सेक्शंस के बजाय सिर्फ हम एक एंगल सेक्शन को कंटिन्यू करें या एक एंगल सेक्शन को अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो हमारी जो वैल्यूज हैं वो किस तरह से वेरी करती हैं। उसके बाद थर्ड जो है वो अगर हम सिंगल और 2 एंगल सेक्शंस के बजाय एक डब्ल्यू सेक्शन प्रोवाइड करें तो हमारी जो वैल्यूज हैं या सेक्शन जो हैं वो किस तरह से चूज होते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो अदर एडिशनल डेटा गिवन है वो हमारे पास क्या है कि लेट सपोज वी हैव अ डेड लोड इज इक्वल्स टू 110 किलोन्यूटन, एंड उसके बाद हमारे पास लाइव लोड गिवन है 140 किलोन्यूटन, लेंथ ऑफ द कंप्रेशन मेंबर इज इक्वल्स टू 3.4 मीटर, A36 स्टील गाइडलाइंस या स्टैंडर्ड्स गिवन है हमें, हम जो है सेक्शन को चूज करते हैं। So first of all in solution the truss member consisting of double angle sections, क्या हमें पहली कंडीशन के अंदर क्या कहा गया है कि let's suppose we are using 2 double sections with a gusset plate of, जो आपके पास जो प्लेट यूज हो रही थी दोनों के दरमियान एंगल सेक्शंस के दरमियान वो आपके पास 10 मिलीमीटर थिक की गजेट प्लेट लगी हुई है एज शोन इन फिगर। आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 एंगल सेक्शंस हैं, 2 एंगल सेक्शंस हैं, उनके दरमियान जो है गजेट प्लेट लगी हुई है। एंगल सेक्शंस की ओवरऑल हाइट जो है वो हमारे पास h है, दोनों की जो फ्लेंजेस हैं वो इक्वल लेंथ फ्लेंजेस हैं A,
हमने जो है वो उसकी लेंथ को स्पेसिफाई किया हुआ है। गज़े प्लेट की जो थिकनेस है वो S इज इक्वल्स टू 10 mm, ओवरऑल B इज इक्वल्स टू 2A प्लस S। तो फॉर ट्रस मेंबर्स, ट्रस मेंबर्स जो है उनके अंदर हम नॉन स्वे कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिसके अंदर अनब्रेस्ड कंडीशन है, कोई ब्रेसिंग्स वगैरह प्रोवाइडेड नहीं है। तो K की जो फैक्टर की वैल्यू है, इफेक्टिव लेंथ फैक्टर K इज इक्वल्स टू 1। सो अगर K की वैल्यू हम 1 ट्रीट करते हैं तो अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द मेंबर शुड बी इक्वल टू द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मेंबर, LU इज इक्वल्स टू L as there is no bracing between the joints। तो K की फैक्टर जो वैल्यू 1 थी तो 1 की वजह से अनसपोर्टेड लेंथ इज इक्वल्स टू इफेक्टिव लेंथ। नाउ अल्टीमेट फैक्टर लोड इज इक्वल्स टू 1.2 into डेल लोड प्लस 1.6 into लाइव लोड। डेल लोड की इंटेंसिटी हमें 110 गिवन है यहाँ पे, और लाइव लोड की इंटेंसिटी जो है वो 140 है। हमने दोनों वैल्यूज जो 1.2 और 1.6 से मल्टीप्लाई कर दिए। टोटल अल्टीमेट फैक्टर लोड हमारे पास जो है वो 356 किलो न्यूटन आ गया। ये हमारे पास कंप्लीट एक्सीमेटिक व्यू है। उसके बाद अगर हम डबल एंगल्स यूज करते हैं तो हमारे पास क्राइटेरियाज या जो इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं वो क्या कहती हैं, द सिलेक्शन विल बी इकोनॉमिकल इफ इट हैज एन नियरली सेम सिलेंडरनेस रेशियो इन बोथ डायरेक्शंस। कि अगर आप दोनों डायरेक्शंस के अंदर सिलेंडर्स रेशियो यानी एक्स डायरेक्शन के अंदर और वाई डायरेक्शन के अंदर सिलेंडर्स रेशियो कैलकुलेट करते हैं, अगर दोनों वैल्यूज जो हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर आ रही है उस केस के अंदर हम सेक्शन को एज इकोनॉमिकल ट्रीट करेंगे। This means that the radius of gyration in x and radius of gyration in y direction should nearly be the same as the length for both directions are equal। उसके बाद हमारे पास है second, the radius of gyration Rx for the double section will be the same as for that of the single section। कि जो रेडियस ऑफ गायरेशन दोनों मेंबर्स का आ रहा है एक्स डायरेक्शन के अंदर वो कम्युलेटिवली जो वैल्यू आ रही है वो सिंगल एंगल सेक्शन के जो है ऑलमोस्ट इक्वल भी आ सकती है। दूसरी थर्ड कंडीशन के अंदर रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर वाई एक्सिस फॉर द डबल सेक्शन विल बी कंसीडरेबली हायर देन फॉर द सिंगल सेक्शन, क्योंकि एक्स एक्सिस के अंदर हमारे पास जो है वो शेयर स्ट्रेसेस डेवलप नहीं हो रहे, वाई एक्सिस के अंदर जो है वो शेयर स्ट्रेसेस डेवलप हो रहा है। उस केस के अंदर वहां पे जो स्ट्रेसेस हैं वो हम रेडियस ऑफ गायरेशन है वाई डायरेक्शन के अंदर वो हम हायर ट्रीट करते हैं। From the above facts, it's clear that to make R same in both directions, unequal lag angles are to be used with the longer legs connected together। यहाँ पे हमने अनइक्वल एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जो लॉन्गर लेग्स थे उसको हमने गज़ेट प्लेट के साथ जो है वो प्रॉपर्ली कनेक्ट कर लिया है। जो शॉर्टर लेंथ है वो हमारी फ्री एंड के तौर पे काम कर रही है। द प्रोजेक्टिंग लेग शुड बी रिलेटिवली स्मॉलर, जो आपकी फ्री एंड है या प्रोजेक्टिंग जो लेग है वो आपकी कम से कम वाली जो साइड है उसी को आप रखें, जो हायर वाली साइड है उसको हमने कनेक्शन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए वहां कर दिया। सो अल्टीमेट फैक्टर लोड इज इक्वल टू 356 किलो न्यूटन। So now we have effective length is equals to K into unsupported length। K की वैल्यू हमारे पास 1 थी, unsupported length 3.4 मीटर है, तो हमारे पास इफेक्टिव लेंथ जो है वो भी 3.4 मीटर आ जाती है। R सिलेंडर्स रेशियो हमने अज्यूम किया, लास्ट में हमने डिस्कस कराया ऑलरेडी पीछे कि अगर हमारे जो सेक्शंस होते हैं डबल सेक्शंस हैं, एंगल सेक्शंस हैं, या दो चैनल सेक्शंस हैं, या एक आपके पास डब्ल्यू सेक्शन है या एक सिंगल एंगल सेक्शन है, तो उस केस के अंदर हमारे पास सिलेंडर्स रेशियो की जो वैल्यूज हैं वो बहुत सारी गिवन है मैनुअल के अंदर। हम यहाँ पे R की वैल्यू जो है वो अज्यूम कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि सिलेंडर्स रेशियो इज इक्वल टू 90, और सिलेंडर रेशियो अज्यूम करने के बाद हमने बेस्ड ऑन दिस सिलेंडर्स रेशियो एक और वैल्यू अज्यूम की 5C इनटू क्रिटिकल कंपैरेटिव स्ट्रेस अज्यूम्ड इज इक्वल टू 146.46 मेगापास्कल, कि जो आपकी सेक्शन के हिसाब से प्रॉपर्टीज जो गिवन थी बुक्स के अंदर मैनुअल के अंदर, उस वहां से हमने जो है एक अज्यूम्ड वैल्यू 5C इनटू FCR की वैल्यू अज्यूम की, जो हमारे पास 146.46 आ रही थी। नाउ एरिया रिक्वायर्ड फॉर टू एंगल सेक्शंस इज इक्वल्स टू अल्टीमेट लोड डिवाइड बाय 5C इनटू FCR अज्यूम्ड, और यहाँ पे हमारे पास टोटल एरिया रिक्वायर्ड फॉर टू एंगल सेक्शंस हमारे पास आ गया 2431 मिलीमीटर स्क्वायर। अब एरिया रिक्वायर्ड फॉर बोथ सेक्शंस फॉर टू एंगल सेक्शंस ये था। अगर हमें वन एंगल सेक्शन की बात करें, फॉर वन सिंगल एंगल सेक्शन इज इक्वल्स टू 1216 मिलीमीटर स्क्वायर। बी मिनिमम की कंडीशन हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी, आप दो फार्मूलाज हैं, तीन फार्मूलाज उनमें से कैलकुलेट करते हैं। नंबर वन कंडीशन वाज 3.25D प्लस 26, और सेकंड जो कंडीशन थी हमारे पास वो हम डिसाइड कर रहे थे बी मिनिमम की बेस्ड ऑन अदर कंडीशंस जो कि हम ऑलरेडी प्रोसीजर के अंदर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पहली कंडीशन जो है वो हमारे पास यहाँ पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं कि लेट्स सपोज इफ वी हैव अ वेल्डेड कनेक्शन, हम जो है वो 50 और 50 से ज़्यादा जो है वो वैल्यू को हम अज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास कंडीशन थी
फॉर एंगल सेक्शंस हमारे पास आ गया, बी मिनिमम की वैल्यू आ गई, बी मिनिमम इज इक्वल्स टू 75 मिलीमीटर, अज्यूम डायमीटर ऑफ द बोल्टेड कनेक्शन एज 15 मिलीमीटर। उसके बाद हम एक सेलेक्ट करते हैं सेक्शन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंसीडरेशंस कि एरिया सेलेक्टेड मस्ट बी इक्विवेलेंट टू द एरिया रिक्वायर्ड, मिनिमम वेट ऑफ द सेक्शन, उसके बाद बी मस्ट बी मोर देन इक्वल्स टू बी मिनिमम, और उसके बाद हम जो है डिफरेंट सेक्शंस वगैरह चूज करते हैं। सेक्शन चूज करने के बाद हम इसकी स्टेबिलिटीज वगैरह को वेरीफाई करते हैं और लोड कैरिंग कैपेसिटीज को चेक करते हैं। तो आज तक जो है वो हमने सिंपल एग्जांपल की जो एक बैकग्राउंड था उसको हमने डिस्कस किया था कि कंप्रेशन मेंबर्स के लिए। जब आप अपकमिंग लेक्चर के अंदर हमारे पास ज़्यादातर जो है वो डिज़ाइन ही होंगे, 4 से 5 डिज़ाइन हम कोशिश करेंगे कि क्लास में हम कवर करने की कोशिश करें। डिफरेंट सेक्शंस हैं, उसके बाद इसी जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया यहीं से हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। मजीद स्पेसिफिकेशन किस तरह से गिवन है ट्रेड्स के अंदर वो भी हमने डिस्कस करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ यू हैव असाइनमेंट नंबर 7. Explain the types of columns depending on the buckling behavior and for local stability. क्या हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं स्लाइड्स के अंदर, लोकल स्टेबिलिटी एंड कॉलम्स की जो टाइप्स हैं बेस्ड ऑन बकलिंग बिहेवियर उनको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद इन सेकंड क्वेश्चन यू हैव टू एक्सप्लेन द डिजाइन फ्लो चार्ट ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स। कंप्रेशन मेंबर्स के लिए जो डिजाइन फ्लो चार्ट है उसको आपने डिटेल में प्रोसीजर्स को फॉलो करना और लिखना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।